जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं तो एक और जहां भारत का स्वर्ग की कल्पना सामने आती है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसे क्षेत्र के भी ऐसा क्षेत्र भी मानस पटल में आता है जिसके कारण भारत को 2-3 युद्ध झेलने पड़े और आतंकवादी गतिविधियों का वह क्षेत्र एक मुख्य केंद्र रहा है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों? यदि विश्व में कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। लेकिन भारत के संदर्भ में यदि भारत में कहीं आतंकवादी गतिविधि है तो वह भी यही है, यही है, यही है। इसके कारण क्या है? भौगोलिक कारणों के अलावा कुछ ऐतिहासिक कारण भी इसमें जुड़े हुए हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वह भारतीय संघ में एक विशेष स्थिति के रूप में थी। विशेष स्थिति निर्मित कराई गई, विशेष स्थिति थी और विशेष स्थिति अब है कि नहीं है, इसे थोड़ा समझें। इसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर भारतीय संघ के 29 राज्यों में से एक राज्य था 1919 तक, 2019 तक एक राज्य था जो भारतीय संघ में अपने अंतिम और स्थायी विलंब के परिणाम स्वरूप 1947 में ही भारतीय संघ की एक इकाई के रूप में अपना अस्तित्व रखा। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने जो एक व्यवस्था छोड़ी थी जिसके तहत भारत के तत्कालीन राजाओं को, रियासतों को ये स्वतंत्रता थी कि वे उनके अंग्रेजों के जाने के बाद या तो भारत देश में अपना विलय करें या पाकिस्तान में विलय करें और या चाहें तो स्वतंत्र देश बने रहें। इस व्यवस्था का खामियाजा हमें कश्मीर समस्या के रूप में भुगतना पड़ा। दुर्भाग्य से एक और सरदार पटेल जहां सभी रियासतों को, जिनकी संख्या लगभग 562 थी, रियासत और देशी राज्य और विभिन्न श्रेणियों के जो राज्य थे, उनको जहां एक और भारत में मिलाने में उन्होंने सफलता पाई, वहीं 3 क्षेत्रों में 3 क्षेत्र के राजाओं ने किसी तरह का निर्णय लेने में विलंब किया और उनमें एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था जूनागढ़ जो गुजरात में हो। किसी तरह से हैदराबाद और जूनागढ़ की समस्या का निराकरण तो हो गया और इसके निराकरण का इतिहास भी बड़ा रोचक है जो आप राजनीति शास्त्र के अन्य अध्याय में और इतिहास के अन्य अध्याय में पढ़ चुके होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की समस्या बनी रही। हैदराबाद का विलय हो गया, जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के विलय में जो विलंब हुआ उस विलंब का परिणाम है कश्मीर की समस्या। जम्मू कश्मीर भारतीय संघ के अन्य राज्यों के भांति एक राज्य बना, विलंब से ही बना, लेकिन एक राज्य बना। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण इस राज्य को भारतीय संघ में एक विशेष स्थिति दी गई है। अब ये जो विशेष परिस्थिति है और विशेष स्थिति है, इसे थोड़ा सा हम एक सरसरी नज़र से डाल लें, क्योंकि अन्यथा इसका यदि आप विस्तार से अध्ययन करेंगे तो उसके लिए आपको समय देना होगा और बेहतर होगा आप स्वयं इसका अध्ययन इसका करें। बड़ा रोचक इतिहास है। परिस्थिति की यदि बात करें तो परिस्थिति ऐसी कि वहाँ के राजा तो हिंदू थे लेकिन अधिकतर जनता मुस्लिम थी। राजा हिंदू पर अधिकतर जनता मुस्लिम। राजा और पड़ोस में पाकिस्तान जैसा नवोदित देश,
जो भारत से विभाजित होकर बना था और धर्म के आधार पर यह विभाजन एक तरीके से हुआ था। मुस्लिम बहुल राष्ट्र पड़ोस में ही लगा हुआ। दूसरा, भौगोलिक दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसकी सीमा से कई देश लगे हुए थे। तो इस प्रकार सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जम्मू कश्मीर की अपनी अहमियत थी, अपनी उपयोगिता थी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर बहुत सी दृष्टि से सभी के लिए अहम था। राजा के द्वारा निर्णय लेने में विलंब करने का फायदा पाकिस्तान उठाता है और वह हमला करता है अपने कबायलियों के माध्यम से और लगभग कश्मीर की सीमा श्रीनगर की सीमा तक पहुंच जाता है। सरदार पटेल जो उस दौरान देश के अन्य हिस्सों की रियासतों को भारत में विलाने की प्रक्रिया में व्यस्त थे, जब उनका ध्यान इस ओर आकर्षित होता है, इस समस्या की ओर, तब राजा पर दबाव बनाने का प्रयास होता है कि वह निर्णय लें, अंतिम निर्णय लें कि वह क्या चाहते हैं। और अंततः काफ़ी विलंब के बाद बढ़ती पाकिस्तानी फ़ौज के भय से और कुछ बदलती परिस्थितियों से राजा अंत में भारत में विलय होने के लिए रजामंदी देता है, इस शर्त पर कि भारत अपनी फ़ौज तुरंत भेजे पाकिस्तानी कबायलियों का सामना करने के लिए। ऐसी स्थिति में भारत संधि करता है, कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाता है और चूंकि कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाता है, भारत फौज भेजता है, कबायलियों को खदेड़ता है और पाकिस्तान और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता। लेकिन तब तक कश्मीर के काफ़ी बड़े हिस्से पर पाकिस्तान द्वारा भेजे गए कबायलियों का कब्जा हो जाता है और वह क्षेत्र उनके कब्जे में बना रहता है। उस क्षेत्र से कबायलियों को खदेड़ने के लिए, एक तरीके से छद्म युद्ध को समाप्त करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नव निर्मित संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद पर इस समस्या को लेकर पहुंचते हैं, जहां सुरक्षा परिषद निर्णय लेते हुए तुरंत युद्ध विराम की घोषणा करती है, आदेश देती है। युद्ध विराम होता है और उसकी स्थिति में जैसी स्थिति थी वैसे पर ही लड़ाई रुकती है, अर्थात जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वह हिस्सा उनके कब्जे में तब तक बना रहेगा जब तक कि सुरक्षा परिषद अंतिम निर्णय नहीं ले लेती। वह अंतिम निर्णय अभी तक नहीं आया है। समस्याएं गहरा गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हावी हो गई है। शीत युद्ध के काल में ये समस्या और गहराई और जो मामला है वह दो महाशक्तियों के बीच और उलझ गया है। ये हुआ कश्मीर की समस्या। इस समस्या के मद्देनज़र और कुछ अन्य स्थितियों के कारण जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थान दिया गया। भारतीय संघ की इकाई के रूप में एक राज्य तो बनाया गया, परंतु विशेष परिस्थितियां जो निर्मित हो गई थीं, उसने इस राज्य को भारतीय संविधान में एक विशिष्ट स्थिति पाने के लिए भी विवश किया। और इस प्रकार इस राज्य की जो विशेष स्थिति का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के धारा 370 में है। जब ये ऐसी स्थिति निर्मित हुई तो आर्टिकल 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया, जिसके तहत उसके अपने प्रधानमंत्री होंगे, उसके अपनी विधानसभा होगी और इस धारा के तहत कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो स्पष्ट रूप से उसे विशेष दर्जे की स्थिति में रखते थे। उनमें से एक मुद्दा ये भी था, एक बिंदु, कि कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में जाकर वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता।
कुछ अन्य बातें भी थीं। ये है विशेष स्थिति, और इस विशेष स्थिति को किसके तहत संवैधानिक जामा मिला? धारा 370 के तहत। इस प्रकार भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद, जिसे हम धारा 370 कहते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के भारतीय संघ के साथ के संबंधों का निर्धारण करते आया सन 2019 तक। विशेष संबंध, संविधान की ये जो विशेष व्यवस्था थी 370, इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य के विधान मंडल को दी गई। हमने अभी तक पढ़ा है कि अवशिष्ट शक्तियां यानी ऐसे विषयों की शक्तियां जो संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान बनाते समय नहीं थी, ऐसे विषय नहीं थे, और बाद में वे विषय आए सामने, जैसे साइबर का मामला, कंप्यूटर का मामला आदि आदि, ऐसे विषय अवशिष्ट सूची में जाते हैं। और अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, अर्थात संसद का है। लेकिन धारा 370 के तहत ये प्रावधान किया गया कि कोई से भी अवशिष्ट सूची में आए हुए विषय पर जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है उसमें संसद कानून नहीं बनाएगा, बल्कि राज्य का विधान मंडल ही इसके लिए सक्षम होगा। कौन से राज्य का? जम्मू कश्मीर राज्य का। अन्य राज्यों का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। यह धारा 370 केवल कश्मीर के लिए थी। इस प्रकार इस प्रावधान के तहत राज्य के संबंध में जो संसद की विधि निर्माण की शक्ति थी वह सीमित हो गई। संसद को उस राज्य के संबंध में विधि निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान, इसको बनाए रखने के लिए संसद को आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा, यह प्रावधान किया गया। तो पहला प्रावधान मैंने बताया विधि संबंधी अधिकार विधानमंडल को। दूसरा ये जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सम्मान के मामले में, अखंडता के मामले में, संप्रभुता के मामले में संसद को अधिकार है। इस राज्य की अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर इस राज्य के विधानमंडल को समवर्ती सूची के कुछ विषयों पर भी अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार कानून बनाने का अधिकार मिल गया। अर्थात तीसरा बिंदु ये कि समवर्ती सूची में वह चाहे तो स्वयं कानून बना सकता है बिना संसद की संसद से परामर्श किए, बिना संसद के सलाह के। ये बड़ा चर्चित अनुच्छेद था। विधि निर्माण का पूरा अधिकार एक तरीके से राज्य के विधानमंडल को दे दिया गया। जम्मू कश्मीर के संबंध में धारा 370 को यदि हम बिंदुवार देखें तो कुछ रोचक जानकारी आएगी सामने। आखिर 370 के प्रावधान क्या थे? जो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखकर जो उसको विशेष दर्जा दिया गया था, उसमें स्पष्ट कहा गया, पहला बिंदु, कि केंद्र सरकार को जो है उसकी शक्तियां राज्य के मामले में बड़ी सीमित रहेंगी। केंद्र की शक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य की तुलना में जम्मू कश्मीर राज्य के मामले में उसकी शक्तियां सीमित कर दी गई। दूसरा, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र को कानून बनाने की शक्ति थी, इसमें वर्णित शक्तियों का वहाँ प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक हो गई। अर्थात बिना राज्य सरकार के, बिना जम्मू कश्मीर सरकार की अनुमति के बिना केंद्र सूची में और समवर्ती सूची में भी केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती थी। और ऐसी स्थिति में ऐसा बहुत कम होता था जब राज्य सरकार केंद्र को राज्य के मामले में
कानून बनाने की अनुमति दे, जिससे टकराहट की जब तब गुंजाइश होती थी, और या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में काम करती हुई नजर आती थी, जिसके कारण अन्य राज्य जम्मू कश्मीर के इस स्पेशल दर्जे के प्रावधान से नाराज थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर का एक तरीके से अपना अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर का अपना अलग ध्वज था, और अंतिम बिंदु आंतरिक अशांति के आधार पर वहाँ पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। आपातकाल का जब जिक्र करेंगे आगे हम, तो आप पाएंगे कि आपातकाल 3 स्थितियों में लागू किया जा सकता है। एक युद्ध की स्थिति में, एक एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में, और उसके अलावा एक आंतरिक सुरक्षा को मद्देनज़र, जो बाद में जिसको बदल कर जो भाषा ली गई वह आर्म रिबेलियन। तो आंतरिक अशांति के मद्देनज़र राज्य में आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा धारा 370 में प्रावधान किया गया। और इस तरह धारा 370 एक तरीके से एक कहना चाहिए ड्रैकोनियन धारा के रूप में मानी जाने लगी। अन्य राज्य इस बात से बड़े खफा थे कि जम्मू कश्मीर की सरकार को इतना विशिष्ट दर्जा मिला हुआ है कि वह एक स्वयं में एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह कई बार बर्ताव करता नजर आता है। जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ में जो विशेष स्थिति देने वाला जो आर्टिकल था 370, इसको लेकर जब से ये आर्टिकल बना तब से लगातार विवाद होता रहा। इसकी स्थिति को लेकर अन्य राज्य भी बड़े खफा हुए। कई बार ऐसा महसूस होता था कि मानो जम्मू एंड कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह कार्य कर रहा है और संघीय प्रणाली में एक तरीके से वह अलग राष्ट्र है। तो विवाद का विषय सतत रूप से बना रहा। अंततः इस विवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए वर्तमान सरकार ने 1919 अगस्त में धारा 370 को भंग कर दिया, हटा दिया। अर्थात जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला था, जिसके तहत उसे वैधानिक शक्तियां मिली थीं और कुछ अन्य अधिकार मिले थे, वे पूर्ण रूपेण समाप्त हो गए और जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही एक सामान्य राज्य हो गया। उसका कोई विशिष्ट दर्जा नहीं रहा। यह स्थिति कब हुई? जब धारा 370 को वर्तमान सरकार ने अगस्त 2019 में हटा दिया। इसको हटाने को लेकर भी विवाद हुआ, राज्यों में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कुछ निवासियों में, क्योंकि विशेष दर्जे का उन लोगों को विशेष फ़ायदा मिल रहा था। अब वो उस फ़ायदे से वंचित थे, लेकिन देर सवेर जम्मू कश्मीर भारत का हर दृष्टि से एक अभिन्न अंग और एक सामान्य राज्य बन गया। इस धारा 370 के हटाए जाने के बाद करीब 96 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार ने एक और कार्रवाई की, और वह थी जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य के दर्जे से हटा देना और उसे संघ शासित क्षेत्र घोषित करना। तो जो जम्मू कश्मीर भारत के 29 राज्यों में से एक था, अब वह राज्य नहीं रहा और वर्तमान स्थिति में वह राज्य नहीं है। अब वह 2 भागों में तोड़ दिया गया है, उसे विभाजित किया गया है प्रशासनिक दृष्टि से, क्योंकि वह क्षेत्र बहुत बड़ा है। केंद्र शासन ने उसे 2 भागों में विभाजित किया है। एक भाग जम्मू एंड कश्मीर संघीय शासित क्षेत्र कहलाता है और दूसरा भाग लद्दाख संघीय शासी क्षेत्र कहलाता है। दोनों जगह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर पदस्थ हैं। अंतिम गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के थे श्री सत्यपाल मलिक। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, उससे राज्य का दर्जा हटा दिया गया,
उसे यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया तो 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों क्षेत्रों में नियुक्त होते हैं। ये दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर इस प्रकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन क्षेत्रों के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं। और जम्मू कश्मीर का जो विवादित जो मुद्दा था 370 अनुच्छेद से जुड़ा हुआ, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति अब नहीं रही, वह अन्य राज्यों की तरह, अन्य यूनियन टेरिटरीज की तरह भारत का एक सामान्य हिस्सा बन गया है। धारा 370 की जब समाप्ति होती है तो उसमें मात्र उसके राज्य का जो विशेष दर्जा था वही समाप्त नहीं होता, बल्कि राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलाया, जो मैंने बताया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके साथ ही उसका जो अलग संविधान था, उसके जो अलग ध्वज था, वह भी समाप्त हुआ। और फिर इसके साथ ही केंद्र सरकार के सभी कानून अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उतने ही वैध हो गए जितना अन्य राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में। जो प्रावधान पूर्व में था 370 के तहत कि राज्य की अनुमति आवश्यक है केंद्र द्वारा उस राज्य के मामले में किसी तरह के कानून बनाने पर, अब वह बात समाप्त हो गई और संसद का वर्चस्व, संसद की सुप्रीमेसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामले में भी अन्य राज्यों की तरह बना दी गई। दूसरा, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर के मायने क्या हैं? पूर्व और पूर्व उत्तर में जो हैं, पूर्व दिशा में उत्तर की ओर जो राज्य हैं, इसके मायने ये हुए नॉर्थ ईस्ट, जिसमें असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अगा और उसके अलावा दूसरे कुछ राज्य आते हैं, जिसे लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स हम कहते हैं। ये जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र, इसे अंग्रेजी में लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स कहा जाता है। जहाँ तक पूर्वोत्तर राज्यों की बात है तो उनकी अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परंपराएं रही हैं, खास ढंग का इनका कल्चर रहा है। इन राज्यों की सामाजिक और ऐतिहासिक निकटता कुछ हद तक इसके पूर्व में होने वाले स्थित देशों के साथ भी है और इसलिए यहाँ के लोगों का व्यवहार, परंपराएं, संस्कृति, ये कुछ विशिष्ट हैं। इन सब के मद्देनज़र और इसकी सामाजिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थितियों के मद्देनज़र इसे भी, इस क्षेत्र को भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। लेकिन हाँ, वे अधिकार किसी भी तरीके से धारा 300 अनुच्छेद 370 जैसे नहीं कहे जा सकते। इस क्षेत्र की एक खासियत है और वह है कि यहाँ पर अधिकतर पर्वतीय जनजातियाँ हैं। गारो, खासी, जैंतिया, ये ऐसी कुछ जातियाँ हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में जो बड़े दुर्गम स्थलों में हजारों साल से निवास कर रही हैं। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, इनका अपना इतिहास है और भारत सरकार का सदैव ये प्रयास रहा है कि इन परंपराओं को, इनके इतिहास को जीवंत रखा जाए, अर्थात इनको यथावत ही रहने दिया जाए। लेकिन हाँ, विकास की कीमत पर नहीं। विकास होता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ यह प्रयास भी किया जाए कि इन क्षेत्रों की अपनी परंपराएं बनी रहें। जैसे जम्मू कश्मीर में के मामले में धारा 370 का प्रावधान किया गया और इसे विशेष दर्जा दिया गया जो अब नहीं है।
पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में भी विशेष दर्जा न देते हुए कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। जैसे वहाँ के राज्यपालों को ये अधिकार है, इन क्षेत्र के राज्यपालों को, कि प्रशासनिक सुविधा के लिए जिले के क्षेत्र को वो घटा बढ़ा सकते हैं। ये अधिकार वहाँ के राज्यपाल को दिया गया है, जिसके अपने कारण हैं। और इस प्रकार जिलों की संख्या, जिलों का क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहता है। कुल क्षेत्रफल यद्यपि वही है। 2013 में वहाँ पर तीनों जगहों में, 3 राज्यों में उनके अपने अपने न्यायालय, उच्च न्यायालय दिए गए। इससे पूर्व इन 7 राज्यों का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित था, एक ही। लेकिन 1913 में बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, बढ़ती ज़रूरतों के मद्देनज़र इनके लिए 3 अलग न्यायालयों का प्रावधान किया गया और इस प्रकार गुवाहाटी उच्च न्यायालय पर जो भार था वो उस हद तक कम हुआ है, कार्य का भार। ये जो विशेष प्रावधान किया गया इस क्षेत्र के लिए, ये सब प्रावधान इस क्षेत्र में कुछ अलगाववादी आंदोलन और सशस्त्र, कहना चाहिए विद्रोह, उसे रोकने में सफल नहीं हो पाए हैं। दूसरे शब्दों में, कश्मीर में जहां हम आतंकवादी गतिविधियां, घुसपैठ की गतिविधियां की प्रचुरता से वाकिफ हैं और इनके कारणों को भी समझते हैं, उसकी भौगोलिक महत्ता, उसकी धार्मिक स्थिति, उसका टूरिस्ट दृष्टि से मामला, उसका सैन्य दृष्टि से उसकी महत्ता, इसके मद्देनज़र वहाँ अन्य तरह की समस्याएं हैं। तो पूर्वोत्तर की जो समस्या है वह एक तरीके से हम कह सकते हैं अलगाववादी आंदोलन की समस्या है और कभी कभी सशस्त्र विद्रोह की समस्या है। ये सब विशेष प्रावधान जो दिए गए इस क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलन और सशस्त्र विद्रोहों को रोकने में सफल नहीं हो सके। पिछले 30-40 वर्षों के दौर में नागालैंड, मिज़ोरम और एक समय में असम, यहाँ पर विद्रोही गतिविधियाँ बड़ी तीव्र हो चली थीं और इनमें विदेशी ताकतों का भी हाथ था, खासकर पड़ोसी देशों का। और इस प्रकार यहाँ पर अलगाववादी प्रवृत्तियाँ बहुत पनप रही थीं। यद्यपि सरकार ने बहुत से प्रावधान करके विकास को वहाँ नई दिशा देते हुए इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में सफलता पाई है, पर जब तब ऐसे अलगाववादी तत्व और ऐसे लोग जो विद्रोह करने की इच्छा रखते हैं, ये जब तब सिर उठा बैठते हैं। अन्य राज्यों के लिए अब क्या प्रावधान है? प्रोविजन फॉर अदर स्टेट्स। हमने कश्मीर के बारे में विस्तार से समझा, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति को समझा और ये जाना कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थितियां सामान्य होने में सरकार को विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है। वहीं अन्य राज्यों में क्या है? कुछ पहाड़ी इलाके जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें या अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, यहाँ पर भी लोगों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, भारतीय संविधान में राज्यों को लेकर कुछ विभिन्न प्रावधानों का एक तरीके से पुट है, उसमें डाला गया है और स्वायत्तता इसमें मुख्य मुद्दा रहा है। स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है? कुछ ज़्यादा स्वतंत्रता, कम से कम स्थानीय मामलों में
अपने क्षेत्र के मामले में संबंधित सरकार ज़्यादा स्वतंत्रता चाहती है। अर्थात जो संघ का जो वर्चस्व है, संघ की जो पकड़ है राज्य सरकारों में, उस पकड़ में थोड़ी कमी की अपेक्षा ये राज्य करते आए हैं और उसके तहत कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें इन राज्यों को कुछ ज़्यादा स्वायत्तता दी गई है। यद्यपि इन विशेष प्रावधानों की समय समय पर आलोचना होती रही है। दूसरे शब्दों में, विशेष प्रावधानों की आलोचना या क्रिटिसिज्म ऑफ स्पेशल प्रोविजंस भारत में संघीय व्यवस्था है जहां सभी राज्यों को समान रूप से शक्ति का वितरण होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, कुछ राज्यों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राज्यों में ऐसे प्रावधान नहीं किए गए वहाँ पे विरोध स्वर मुखर होने लगता है, और जहाँ प्रावधान किए गए वहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ पहले विरोध स्वर था। वहाँ के विरोध स्वर को, विद्रोही स्वर को दबाने के लिए, अलगाववादी तत्वों को दबाने के लिए, बढ़ती स्वायत्तता की मांग जनता के बीच में उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। तो अन्य राज्य कैसे अछूते रहेंगे? उनकी भी इच्छा है स्वायत्तता की, और विशेषकर तब जब भारतीय संविधान में केंद्र काफ़ी कुछ राज्यों पर हावी है। संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक व्यवस्था का यहाँ ज़्यादा बोलबाला है। तो हर राज्य चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिले क्षेत्रीय मामलों में, अपने राज्य के अंदर के मामलों में कार्य करने के लिए। वह कोई भी, इनमें से कोई भी राज्य देश से स्वतंत्र होने की बात तो नहीं करता, लेकिन अपने कार्य में, प्रशासन के मामले में, वित्तीय मामले में, कानून बनाने के मामले में ज़्यादा स्वतंत्रता चाहता है। केंद्र का दखल कम से कम होना चाहता है। जनजातीय क्षेत्रों में जो विशेष प्रावधान तो किए गए, वहाँ राज्य इस बात की स्वीकृति देते भी हैं क्योंकि वे जनजातीय क्षेत्र हैं। उनके उत्थान के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं और राज्य इस बात से सहमत रहे। परंतु 370 के तहत जम्मू कश्मीर के प्रावधानों को लेकर बड़ी आलोचना चलती रही। पूर्वोत्तर राज्यों में जो जनजातियां हैं, जिनका मैंने नाम लिया, कुछ का गारो, खासी, जयंते आदि और भी बहुत सारी जातियां हैं, इनको लेकर किए गए प्रावधानों पर अधिकतर राज्यों को कोई आपत्ति नहीं है। इनकी स्वायत्तता को लेकर अधिकतर राज्यों पर को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबकी आपत्ति जम्मू कश्मीर को दिए गए उस विशिष्ट प्रावधान की को लेकर है जिसे अनुच्छेद 370 के नाम से जानते थे। अब यह प्रावधान समाप्त हो गया है और इस प्रकार विवाद का एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था, जो केंद्र राज्यों के संबंधों में बहुत कड़वाहट पैदा कर रहा था और जिसका बहुत बार नाजायज फ़ायदा तत्कालीन कश्मीर प्रशासन, खासकर राजनीतिक प्रशासन, जिसका दुरुपयोग कर रहा था, इस धारा 370 के जाने के बाद ये समस्या सदा सदा के लिए ख़त्म हो गई है। और इस प्रकार जो संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाए गए संविधान के निर्माण के बाद जो धारा 370 बाद में बनाई गई थी, वह अब किसी भी रूप में आलोचना का केंद्र नहीं रही क्योंकि वह धारा ही अब अस्तित्व में नहीं है और जम्मू कश्मीर एक सामान्य राज्य की तरह, सामान्य हिस्से की तरह भारत का एक अंग बन गया है और वह यूनियन टेरिटरी हो गया। तो विशेष प्रावधान क्या हैं? भारतीय संविधान की जो नायाब विशेषताओं की यदि बात करें
तो ये है पहला कि अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार है, जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा। अनेक राज्यों को एक विशेष दर्जा या कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। दूसरा, राज्यों को राज्यसभा में जो असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसके पीछे ये भावना स्पष्ट है कि सभी राज्य समान नहीं हैं, जैसा कि पूर्ण संघात्मक देशों में माना जाता है। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी, कुछ राज्यों को उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक उसके परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। याद रखेंगे, संदर्भ है सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए। ऐतिहासिक परिस्थितियों से हमारा इशारा जम्मू कश्मीर की स्थिति की तरफ था, और सामाजिक संदर्भ में यदि बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर जो कुछ प्रावधान किए गए, तो ऐसे विशेष अधिकार दिए गए। ये हमारे संविधान के विशिष्ट प्रावधान हैं। अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर को लिए जो प्रावधान किया, उसके अलावा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान जिसका मैं जिक्र किया हूँ।